आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो मुझे लगा एक जो सेशन है वो इस पे लाना चाहिए। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले जो रिसर्च प्रपोजल से लेके परेशान रहते हैं। फिर इंटरव्यू से रिलेटेड उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि क्या मेजर क्वेश्चंस है वो इससे आ सकते हैं। तो मुझे लगा एक जो सेशन है वो इस पे रखा जाए तो सब जो कैंडिडेट है हमारे यंग स्कॉलर है उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये सोशल साइंस के जो इंटरव्यूज़ है उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस और जो अभी कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं उनके फीडबैक पे ये जो कंटेंट है वो तैयार किया गया है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि जो ये बताया गया है या कहीं पे भी थ्योरी में होगा वैसा ही प्रैक्टिकल इंटरव्यू में वन बाय वन पूछा जाएगा। ये वेरी करता है कैंडिडेट पे, कैंडिडेट के प्रेजेंटेशन पे, उसके प्रपोजल पे, और साथ साथ में जो पैनल में प्रोफेसर है उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो उस दिन मूड है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, चेंज भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को आप प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसे जो चीज़ है वो पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने आप में आप कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं ये चीज़ करके। और ये कुछ एसेंशियल और कॉमन थिंग्स है जो बार बार होती है, कैंडिडेट्स का ये एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले टेबल ऑफ कंटेंट दिया कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो यही होता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे बात करेंगे। फिर है जो पूछा जाता है वो सेकंड कैंडिडेट से, वो ये कि योर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। थर्ड पूछा जाता है रिसर्च प्रपोजल से। फोर्थ पूछा जाता है सब्जेक्ट नॉलेज से। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये वो चेक करते हैं इन जनरल प्रपोजल के अलावा। फिर यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आपको करना है। ठीक है, डोज और डोंट्स। तो ये चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जब भी आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो ऑब्वियस है ये 99% ये हुआ है कि एक इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपके प्रपोजल को देखने के लिए, वहाँ पे जब वो देखते हैं आपकी प्रोफाइल को देखते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उनको भी 3 4 5 मिनट्स चाहिए कि तब तक वो स्कैन कर सके इन चीज़ों को। तो वो ये पहला ही क्वेश्चन यही रहता है कि अच्छा अपने बारे में बताइए ना। तो ये कैंडिडेट इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर वो जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसी से फिर आगे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो इस दौरान फर्स्ट में जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहा है उसी से भी जनरेट हो सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ प्रोफेसर है उसको वो ध्यान से सुनते हैं, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड से, उनके कैंडिडेट के एक्सपीरियंस से। अगर कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट किया है या कुछ पब्लिकेशन किया है, आपने मेंशन कर दिया, तो उसी से वो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो जब आपको कम टाइम है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, अदरवाइज आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हो उससे पहले ही वो आपको बीच में भी रोक सकते हैं। इसलिए बहुत ही कंसाइसली आपको अपने बारे में जो जो मेजर आपके अचीवमेंट्स है वो आपको रखना है। ये जब आप अपने बारे में रखोगे तो यहाँ पे एकेडमिक जो आपका है फॉर्मल आपको रहना है। आपको जो स्टडी से रिलेटेड ही थिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपकी और हॉबीज़ उनके बारे में नहीं बताना है। हाँ, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप कितने अच्छी तरह से है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इन एकेडमिक। हर जगह हर फील्ड में होता है, लेकिन एकेडमिक में भी आप अपनी बातों को कितने अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये है। उनको लगना चाहिए कि आप में एंथुसियाज्म है, आप में एनर्जी है, आपको पीएचडी करने में इंटरेस्ट है, आपके सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, ये दिखना चाहिए। साथ साथ में आपको जब आप इंट्रोड्यूस करें तो पूरा पैनलिस्ट है उसके साथ में आप आई कांटेक्ट बनाएंगे। और ये नहीं कि आप एक ही जो मेन चेयर पे है या अगर आपसे कोई क्वेश्चंस कर रहा है तो आप उसी को देख के आंसर दे रहे हैं। आपको जितने भी अलग अलग प्रोफेसर हैं, जो पैनलिस्ट है, पैनल में जितने भी लोग हैं, सबकी ओर आपको है ना अपना जो अटेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। वरना अदरवाइज़ कोई ऑफेंड हो सकता है या इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको और इसके साथ साथ में एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको ये दिखाना है कि आप एक्टिव लिसनर भी हैं। आप अपना आंसर दे रहे हैं, लेकिन जब अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है या आपके किसी जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ कमेंट किया जा रहा है, तो आपको कामली उसको सुनना है, उसको समझना है, और आपको एक पॉजिटिव वे में उसको लेना है। ठीक है, अब आई कांटेक्ट बनाने की बात की गई है। अब ये भी नहीं कि आप अगर जब एक तरफ किसी ने क्वेश्चंस किया है और आप उसी तरफ देखने लग गए, एक टक लगा के देख रहे हैं, वो भी नहीं करना है।
इग्नोर भी नहीं करना है किसी को और ज़्यादा भी नहीं देखना है। और एक जो नर्वस हम होते हैं तो एक ये एक हैबिट होती है कि हम इधर उधर देखने लग जाते हैं या नीचे देखने लग जाते हैं, तो वैसा भी नहीं है। एकदम आपको कंफर्टेबल होके सब और देखना है। आपका जो प्रपोजल है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो सेकेंडरी हो जाता है अगर आप अपने आप को आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आप कॉन्फिडेंस में हैं, कॉन्फिडेंट है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि सब तो इंसान ही है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट सब पे पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जब अपने आप को आप प्रेजेंट करें फर्स्ट में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक लास्ट बात ऐसा कि इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी बात नहीं बोलना है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे और ट्रिगर हो जाए अननेसेसरी डिबेट। जैसे मैंने बताया कि कैसे हो सकता है, या कोई आप आइडियोलॉजिकल बात कर दें तो उसमें से कोई प्रोफेसर ऑफेंड हो सकता है जो एकेडमिक नहीं है। तो आपको न्यूट्रल रहना है यहाँ पे। और कोई भी अगर जो आप इंट्रोडक्शन में जो बात बोलेंगे उसी से कोई क्वेश्चंस निकल सकता है, तो फिर वो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी वर्ड आप यूज़ करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट आप देंगे, तो आपको पूरा ध्यान रख के देना कि इसके आगे भी इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तभी आप उसको वर्ड को यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बाद का फेज। अब वो बीच में आपको रोक सकते हैं, फिर वो दो चीज़ है, या तो वो प्रपोजल पे आएंगे डायरेक्ट, या वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे। ये जो एकेडमिक बैकग्राउंड है जहाँ पे प्रोफेसर केवल रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, जैसे डीयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट जब अच्छा प्रपोजल लेके जाए, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से है तब भी ये होता है, अगर उनका मास्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है तो ये और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो जानना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, मास्टर में आपने फिर क्या स्टडी किया है, कौन से पेपर्स थे कोर। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जब जो आपके कोर्सेज रहे हैं, जो रिकमेंडेड रीडिंग्स उसमें थी, एक बार आपको ज़रूर देखना है। कई बार ऐसे एकदम से पूछ लेते हैं और हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि है ना क्या क्या पेपर थे। तो दो चार पेपर जो आपके मार्कशीट में लिखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। उनको भी आइडिया नहीं थे, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितना इस टच में हैं एकेडमिक के। अगर है ना स्टूडेंट ज़्यादा अवेयर नहीं है अपने ही फील्ड से, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस से चीज़ों को रख पा रहे हैं। तो आप मास्टर में क्या स्टडी किया, कौन कौन से पेपर थे, क्या उनका ठीक है उसका रीडिंग थी उनके लिए रिकमेंडेड, तो वो आपको कर लेना है। इसके बाद में एक ये पूछ नहीं सकते, ये अक्सर पूछ लेते हैं कि अच्छा बताइए आपने अभी कौन सा बुक पढ़ा है, कौन से आर्टिकल्स रिसेंटली देखा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ कॉमन चीज़ है। तो आप कम से कम ये माइंड में रखिए कि जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है उससे रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक कोई जो रिसेंट का आर्टिकल है, अगर बुक पॉसिबल है तो बुक, अगर बुक नहीं है तो आर्टिकल, लेकिन वो काफ़ी फेमस और रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नॉर्मल पढ़ रहे हैं, कुछ बड़े स्कॉलर का, थिंकर का, या बड़ा डिबेट उसमें चल रहा है तो वो एक आप पढ़ लीजिएगा। फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो अगर ये क्वेश्चंस किया जाता है तो आप डेफिनेट कहोगे कि सर हाँ ये जो स्कॉलर है उनका ये इस पे ये आर्टिकल मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था। अगर उससे वो सवाल भी करेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत सारे आप पढ़ते रहते हैं तो उनको अगर आइडिया होगा कि उनका क्या आर्ग्यूमेंट है तो आप थोड़ा बता पाओ। वो क्रॉस जो है ना क्वेश्चन है, चेक है, ये भी हो सकता है। तो अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है तो एक ये काम है। सबसे पहले अपना जो इंट्रोडक्शन आपको कितने इफ़ेक्टिवली, कितने ना कंसाइजली कम टाइम में कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो, अपना जो भी आपके अचीवमेंट्स है उनको बता सकते हो, एक ये आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड, आपको एकेडमिक बैकग्राउंड का देख के जाना है। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल से। और मोस्टली बहुत बार होता है कि रिसर्च प्रपोजल से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल में थोड़ा सा समझ डेवलप नहीं हुई है, तब वो आपका इन जनरल एकेडमिक बैकग्राउंड है वो देखना चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, ये तो मास्टर अभी किया है तो हम इससे सब्जेक्ट का कैसे नॉलेज है वो चेक करते हैं। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि जैसा बताया गया वैसे ही वो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन रहेगा इन्हीं के आसपास, इसी से रिलेटेड। रिसर्च प्रपोजल से क्या रहता है, सबसे पहले सवाल यही रहता है, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे रहता है कि अपने बारे में बताइए। तो यहाँ रहता है कि आपने ये रिसर्च जो करने जा रहे हो तो इसके बारे में बताइए, कि ये अगर आपने कोई टॉपिक लिया तो ये क्यों लिया है, क्या इसका रेलेवेंट आप रेलेवेंस लगा, इसलिए आपने ये टॉपिक लिया है। तो जो भी आपका प्रपोजल का टॉपिक हो, आपकी पीएचडी के लिए लेके वो जो जा रहे हैं, उसके बारे में अच्छा सा रिसर्च कर लीजिए। उसके लिए सॉलिड पॉइंट आप ना कलेक्ट कर लीजिए कि हाँ अगर इंटरव्यू होगा तो मुझे ये बातें बताना है। ठीक, तो एक इससे रहेगा टॉपिक से रिलेटेड, उस पर सवालिया निशान रहेगा कि आपने क्यों लिया है।
फिर सेकंड रहेगा कि अच्छा ये आपने रिसर्च टॉपिक लिया है, तो इससे रिलेटेड अभी तक क्या एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है वो क्या है, अभी तक कौन कौन सा काम हुआ है, कौन सा आपने रिव्यू किया है। तो वो इसमें देखना चाह रहे हैं कि आपने कितना सीरियसली, कितना ऑथेंटिक सोर्सेज को कवर किया है। तो आपको जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल जिस पे है टॉपिक पे, उससे रिलेटेड दो चार आपको बुक्स, आर्टिकल से यहाँ पे जो अच्छे रिसर्च जर्नल में जो पब्लिश हुआ है वो आर्टिकल, या बड़े स्कॉलर हैं उनके आर्टिकल और बुक, वो आपको माइंड में रखना है कि हाँ मैंने ये सर और मैडम ये आर्गूमेंट है इनके, ये स्कॉलर को मैंने रेफ़र किया है। वो आपको रिसर्च प्रपोजल में भी मेंशन करना होता है। जो कैंडिडेट है उन्होंने अपने प्रपोजल जमा कर दिए है डीयू में, फिर भी अगर उनका डाउट है कि उन्होंने कुछ अपडेट किया है, तो आपको प्रपोजल लेके भी जाना है, तो इसको आप लेके जा सकते हैं कि अपडेटेड, और उसमें कोई इशू नहीं होगा। आप अपने आप में थोड़ा है ना कंफर्टेबल फील करिए, अपना जो प्रपोजल है उसको थोड़ा सा सॉलिड बनाइए। उसमें आपके कोई चेक नहीं करेगा कि आपने पहले ये लिख दिया तो अब ये है। आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सॉलिड होना चाहिए। इसके बाद रिसर्च प्रपोजल से एक क्वेश्चन है आने वाला, वो जनरल ये पूछ लेते हैं कि आपके क्या रिसर्च क्वेश्चंस है या ऑब्जेक्टिव है। तो वो तो सेम जो आपने टॉपिक लिया है उसके पीछे जो आपका लॉजिक है उससे आप ऑब्जेक्टिव्स निकाल लोगे, सिग्निफिकेंस निकाल लोगे, तो बड़ा इशू नहीं है। यही आपका हाइपोथेसिस होता है। तो अगर ऐसे वर्ड आ जाए कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, तो मेरा यहाँ पे मेंशन करने का ये मोटो है कि इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, आपके माइंड में रहे कि अच्छा यही चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव है, या इन चीज़ों को हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाँ, हाइपोथेसिस के बारे में मैंने सुना है, अगर पूछेंगे तो मैं ये बता दूंगा या ये बता दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है विच थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आर आर यू यूजिंग एंड वाई। एक रिसर्च मैथोलॉजी से एक क्वेश्चंस रहता है कि ये टॉपिक आपने ले लिया है, इस पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे, कौन सा रिसर्च मेथड आप ना यूटिलाइज करोगे, उसमें यूज करोगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। ये देखना चाह रहे हैं कि जब आप रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, तो क्या आपको आइडिया है कि रिसर्च किया कैसे जाता है। अब आपका यहाँ पे एनएफ नहीं होगा कि आप मेंशन कर रहे हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च ना जो मेथड है वो यूज़ किया जाएगा कि क्वांटिटेटिव किया जाएगा। तो आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि क्या क्वालिटेटिव है क्या क्वांटिटेटिव है, इनका आपको मीनिंग है वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में जब आप वर्ड यूज़ करें कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी जो सोर्सेज है उनको यूटिलाइज करेंगे तो उनका भी पता होना चाहिए। अगर किसी की रिसर्च में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है तो उसके जो डाटा कलेक्शन के मेथड है तो सब पता होना चाहिए। तो जो भी प्रपोजल है, जैसा नेचर है रिसर्च का, उस हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपको श्योर करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद में आने वाला है वो ये कि आपका जो प्रपोजल है, जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया है, उसका रिसर्च गैप क्या है। इसका मीनिंग है पूछने का कि आपने बहुत सारे स्कॉलर और बुक्स का मेंशन किया, तो फिर आप क्यों कर रहे हो जब ऑलरेडी इतना काम है। तो आपको ये रिसर्च गैप का जो आंसर है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, सॉलिड रीज़न देना है कि इतना इतना ये सारे काम पहले हो गया, इतना रिसर्च हो गया है, लेकिन फिर भी इसको इस वे से स्टडी करना जो है वो अभी भी बाकी है, या इस वे से रिसर्च यहाँ पे नहीं हुआ है। मेरा जो गोल है वो ये फाइंड आउट करने का है। तो आपको अपना जो रिसर्च गैप है, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर रखना है। फिर आपको जो ऊपर आई गया रिसर्च मेथड्स, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या यूज करोगे, तो कौन सी थ्योरीज आप अप्लाई कर रहे हो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, वो आ गया। क्यों कर रहे हो, है ना, कोई ना कोई तो ब्रॉडर थ्योरीज जो बैक करना पड़ेगा। रिसर्च मेथड में जो अभी आपको बताया था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना, वेरियस मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये अब एक बार इसको अच्छे से फिर देख लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल से जो मेजर जो क्वेश्चंस आने वाले वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा, इसी में रहेगा। अगर ये आपका प्रिपेयर है तो आप है ना ये कॉन्फिडेंटली आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप। तो कोई मेजर ऐसा चीज़ है नहीं जिससे आपको आपके इंटरव्यू के लिए आपको घबराना पड़े, आपको पैनिक होने का ना नीड नहीं है। बहुत ही बेसिक से सवाल है, लेकिन जब हम इसमें प्रिपेयर नहीं होते हैं तो बेसिक सा जब वो पूछते हैं तो है ना वो प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू टाइम में। अब इसके बाद में जो आपका अगर रिसर्च प्रपोजल पे ज़्यादा बात अगर होएगा रहेगा, तो ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट नॉलेज से शायद नहीं भी पूछे। अगर रिसर्च प्रपोजल में कहीं उनको कमी लगता है, वो लगता है कि नहीं थोड़ा सा हम कैंडिडेट का देखते हैं, हम कुछ दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो फिर आएंगे आपके सब्जेक्ट के नॉलेज पे। सब्जेक्ट का नॉलेज है वो आपको प्रिपेयर रखना है बेसिक, उसके जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है,
वो आपको रखना है, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया। उसके आपका प्रपोजल से रिलेटेड अगर कोई थ्योरीज है वो आपको थोड़ा देखे जाना है कि उसमें कौन कौन से स्कॉलर्स है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है। इसके साथ साथ में एक चीज़ आपको, जो करंट डिबेट, करंट अफेयर्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है ना इवेंट्स हो रहा है, वो आपको एक बार देख, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मस्ट है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है ना। सीरिया का जो असद का जो गवर्नमेंट था वो collapse कर गया। हमास जो नॉन स्टेट एक्टर है वो इतने पावरफुल है। ईरान और इजराइल के बीच में वॉर का एक कंडीशन बना हुआ है। इधर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है। ये इंटरनेशनल जो रिलेशन से आ गया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो वो देख सकते हैं। अभी जो बिल आया था वन नेशन वन इलेक्शन का एक डिबेट चल रहा है। तो एक वो ऐसा देखना चाहिए कि स्टूडेंट है वो है ना अकेडमिकली साउंड है या नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में देखते हैं जो आपका रिसर्च से प्रपोजल से रिलेटेड भी है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसमें कोई नया बुक आया हो जिस पे डिबेट हो रहा हो, कुछ नया ना स्कॉलरली चीज़ ऐड हुआ हो, तो वो देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना। प्रपोजल को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, इसलिए वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। सेकंड ये है कि सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, कोई डिबेट या डिस्कशन शुरू होगा तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहोगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐड कर दोगे। 100% आंसर देना जरूरी नहीं होता है। जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे पोलाइटली आप बोल सकते हो कि अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपका काम होगा, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने अच्छे से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो। आपको अननेसेसरली कोई आंसर नहीं देना जो नहीं आ रहा है, आप कुछ भी उसमें आंसर दे रहे हो। ठीक है, इस पर और बात करते हैं क्या आपको करना है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाओ, सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको बार बार पढ़ना है। अगर उसमें कोई भी आपने आर्गूमेंट दिया है, कोई डाटा दिया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने क्या लिखा है। उससे क्वेश्चंस हो सकता है कि वो पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताइए आपने यहाँ पे ये डाटा जो दिया है तो ये कब हुआ या क्या इसका रिलेशन है, आप श्योर हो क्या। या कोई स्कॉलर का आर्गूमेंट है या आपने आर्गूमेंट लिख दिया, तो उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास स्कॉलर होने चाहिए कि सर ये जो स्कॉलर है वो इस ये क्लेम करते हैं, जो उसके अगेंस्ट है वो ये क्लेम करते हैं। तो आप एक अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रपोजल में आपने एक लाइन कहीं पे भी लिख दी तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपने वो लाइन क्यों लिखा है। ठीक है, इससे आपका फियर ये नहीं रहेगा कि इंटरव्यू में क्या होगा, प्रपोजल से क्या पूछ लेंगे। वही चीज़ें लिखना है जो आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, हाँ, अ, ये है कॉन्टैक्ट और मेंशन पोटेंशियल सुपरवाइज़र। जनरली ये अच्छा माना जाता है, अगर जिस डिपार्टमेंट में, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ पर आपकी फील्ड जो प्रपोजल है उससे रिलेटेड अगर एक्सपर्ट है ऑलरेडी प्रोफेसर, तो आप उनको कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, तो वो अच्छा रहता है। अभी इंटरव्यू चल रहा था डीयू का, तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस का तो हुआ नहीं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से बोला भी गया कि अच्छा, बहुत अच्छा आपका प्रपोजल है, क्या आपने किसी से बात किया है। तो बोला कि नहीं सर, नहीं किया है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर। तो ये एक इशू आ जाता है, पता नहीं उनके पीछे क्या लॉजिक था, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये तो एक फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल आप सब लोग जान रहे हो कि एकेडमिक कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे पर्सनल रिलेशंस मैटर करते हैं। तो ठीक है, आप ये फॉर्मल से हट के ये चीज़ों को देखिएगा। अगर जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वहाँ पे अगर आप कांटेक्ट कर पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एकेडमिक में जो अभी चलता है, प्रैक्टिस में है, वही चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में जो आपको इंटरव्यू देना है, प्रेजेंट करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं। और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जो प्रपोजल या सब्जेक्ट को लेके इतना अंडरमाइन रहते हैं कि लास्ट टाइम तक वो पढ़ते रहते हैं। ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे होता क्या है, तो जब जैसे इंटरव्यू चल रहा है और हम बुक से पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कुछ आइडिया चल रहा है कि है ना, अलग अलग थ्योरीज देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, और वो एकदम से आपको बुला लेते हैं कि अब आपका नंबर है, और हम उसी में पैनिक कर जाते हैं। जितना हमारी जो समझ है या जो इंट्रोडक्शन हमें अच्छे से देना है वो भी हम कई बार नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ को रखना कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ, आपने पूरे मास्टर किया है, बहुत पहले भी पढ़ा है, और जो हम सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वो वैसे पूछते भी नहीं हैं। कि अगर हम वो नहीं इंटरेस्टेड है बुक से पूछने के लिए, प्रोफेसर्स जो हैं उनका ये आइडिया ही नहीं होता कि वो कोई फैक्ट जानना चाह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं। अगर आपको आ रहा है आपके सब्जेक्ट का तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर वो उसी से एसेस करेंगे। वो आप एक दिन में, एक घंटे में, 2 घंटे में आप नहीं कर सकते। इसलिए काम रहिए अपना अच्छे, है ना, माइंड से, साउंड माइंड से जाइए, प्रेजेंट करिए। इससे है ना, क्या एग्जांपल हो सकता है, अगर वो डिबेट करेंगे कि अच्छा, अभी सोशलिज्म या मार्क्सिज्म का क्या रेलेवेंस है आज के ना वर्ल्ड में, इंडिया में, तो आपको अब
आप कोई बुक को रेफ़र करके ये आंसर नहीं दे सकते। इसमें वो आपकी समझ भी देखना चाहेंगे, आप कैसे है ना चीज़ों को प्रेजेंट करते हो। तो ये काम आपको नहीं करना है। इसके बाद में और नहीं करने वाले कामों में क्या है, एक एक कॉमन जो प्रॉब्लम देखा है कि हम आंसर देते हैं या कुछ आंसर में हमें पता भी होता है, लेकिन हम उसमें इस माहौल में इंटरव्यू का एक ऐसा ना स्ट्रेस होता है, उसमें वैग्यू आंसर देने लग जाते हैं। मे बी, आई थिंक, ये चीज़ नहीं करना। ये बहुत ही नेगेटिव वो इम्पैक्ट डालता है, आपका जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत डिमेज करता है एज ए स्कॉलर। कि आप किसी भी बात में आप खुद श्योर नहीं है तो आगे वाले में क्या आप बता रहे हो। तो आंसर जब दें तो आप कहें कि जो आपका जो स्पष्ट आ रहा है वो आप आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप मना कर दीजिए। ये रखिए, वैक्यू आंसर नहीं देना कि आई थिंक, है ना, मुझे शायद, ये वर्ड यूज़ नहीं करना है। ये ध्यान रखना है स्पेशली। और कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। किसी चीज़ को रिजेक्ट भी नहीं करना है कि अगर कुछ बोल रहा है कि नहीं सर, आप वहाँ पे आपको लड़कर उनके साथ जो ना आर्ग्यूमेंट करके कुछ हासिल नहीं होगा। डिबेट या अपना पॉइंट रख सकते हैं, पोलाइटली आप बात कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी शो नहीं करना है कि है ना आप ओवर स्मार्ट हैं उस सेंस में। और जो बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने पहले मेंशन किया है वो प्रिपेयर रखना है। प्रपोजल के बारे में, अपने खुद के बारे में एक रीडिंग आपको पढ़ के रखना है। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो बताई है वो आपको याद रखना है। और एक साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी ड्यूक के अलावा है तो वो पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। वो एकेडमिक है ना एक वर्ल्ड है, तो उसमें हर प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर को जानते हैं, तो वो मेंशन कर सकते हैं किसी और प्रोफेसर का कि अच्छा अच्छा वहाँ से स्टडी किया, तो वहाँ स्टडी का क्या माहौल था, कौन प्रोफेसर का क्या था। तो वहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, न्यूट्रल बोलना है या प्रेज़ करना है, या ठीक है जैसे आपको लगे, लेकिन बुराई नहीं करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी या टीचर्स को। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। वो यही चीज़ जानना चाहते हैं। बहुत छोटी दुनिया है एकेडमी की, हर इंसान है ना आपस में जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तब भी इसको अच्छा नहीं माना जाता कि आप अब उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कल उनको कर सकते हो। तो ठीक है, ये सब कुछ कॉमन जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसको बार बार देख सकते हो। अब 100% ऐसा नहीं है कि इसी वे में चलेगा, इसका कोई क्लेम नहीं है, लेकिन जनरली जो इंटरव्यू देखने को मिला है ये उसमें से 80-70% आपका ये रहेगा। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लोगे तो इंटरव्यू को लेके आपको पैनिक होने का, डरने का कोई है ना कोई आपके पास में ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ में बेस्ट विशेज़ है मेरी ओर से। आप अब जल्दी ही रिसर्च में आप है ना स्कॉलर होने जा रहे हैं, तो आपके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही वीडियो और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर कंटेंट चाहिए तो क्वालिटी कंटेंट के लिए आप ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी चैनल में मेंशन किया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारे और इश्यूज़ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, और जो स्टडी मटेरियल है हम उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ में फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।